बंगाल की राजनीति में आज ज़रा थोड़ा चाय पर चर्चा हो जाए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में चाय एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उसको लोग सुनते नहीं हैं। इन नॉर्थ बंगाल के इन ज़िलों में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी या इसके आसपास की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको इस तरफ के खेत दिखाई देते हैं, इस तरह की बातें सुनाई देती हैं जिनको चाय के बागान कहा जाता है। इसी तरह के एक बागान में आज हम हैं, जबकि बीजेपी के नेता की एक रैली है और हम इस रैली को कवर करने पहुंचे हैं। आज काफ़ी बड़ा दिन इस तरह का है जिसमें राजनीतिक चर्चाएं बहुत होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी आज धरने पर बैठी हैं और उसके बाद जब उनको जो उन पर बैन लगा है उसका समय समाप्त होगा तो उसके बाद फिर वो अपने चुनाव प्रचार पर जाएंगी। लेकिन हम आज चाय के इस बागान में खड़े हुए कुछ ऐसी चर्चा भी करना चाहते हैं जो चाय की चर्चा कहलाए, कुछ ऐसी बातें जिनको आप अभी तक हम लोग मेरे साथ आप लोग सुन रहे थे, उस हार्ड रियलिटी की कहानियाँ, लेकिन कुछ हल्का फुल्का भी, क्योंकि चुनाव के हिस्से सिर्फ चुनावी राजनीति ही नहीं होती, चाय के बागानों के खेतों की कहानियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। लेकिन वो कहानियाँ इस समय चुनाव के मुद्दों में नहीं है। चुनाव पूरी तरह से ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के दिए गए समीकरणों पर ही इस समय चल रहा है। तमाम लोग उन्हीं पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे चाय की। चाय जिसको कहा जाता है, पिछले चुनाव में 2000 के चुनाव में 2014 के चुनाव में तो चाय एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी थी कि आखिर चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया। उन्होंने खुद कहा कि वो चाय बेचते थे, उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियों ने इसके साथ कुछ और कहना शुरू किया, लेकिन कहानी यही बनी कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। अब हम लोग बात करते हैं कि चाय की, आखिर चाय है क्या। चाय को अगर हम लोग शुरुआत की कहानियों में देखते हैं तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु एक थे जिसको नींद आ रही थी, जो नींद तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनको नींद आ रही थी बार बार, उस पर झुंझलाहट में उन्होंने अपनी आँख की पलकें नोच दी और उसको फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद वहाँ उन्होंने देखा कि एक पौधा जन्मा जिससे उसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पौधा, उन्होंने उसकी पत्तियाँ पानी में डाली और उबाली तो उससे उनको एक ताजगी महसूस हुई और वहीं से चाय की कहानी चली। लेकिन इतिहास के पन्ने अलग अलग भी होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें चीन के एक सम्राट जिसका नाम शेननांग जिसको कहा गया, मेन जो चीन का महान राजा था शेननांग, वो सर्दी में बैठा हुआ था और इस समय गर्म पानी के साथ अपने आप को सर्दी से गर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हवा में उड़ती हुई कुछ पत्तियां आईं और उसके पानी में, ये कहते हैं कि पानी, कुछ लोगों का कहना है कि वो जो रसोइया था वो उबाल रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद पी रहा था। उस वक्त उसकी पत्तियां गिरी चाय की, और वो गिरी और उस पानी से उसको खुशबू महसूस हुई। इस पर उसने उस पत्ती को खोजा और वहीं से लगभग 3000 ईसा पूर्व की ये खोज पूरी दुनिया में चाय की खोज का बड़ा कारण मानी गई और उसी के बाद से पूरी दुनिया में चाय की खोज हो गई। इस चाय पर कई बार चर्चा हुई, चाय की चर्चा, लेकिन हिंदुस्तान में चाय जो आई वो अंग्रेज़ लेकर आए। और हमको याद है बचपन में चाय इंडिया में 1820 में, कहा जाता है कि 1820 में इंडिया में चाय अंग्रेज़ लेकर आए। लेकिन चाय का शुरुआती स्तर, मतलब किस तरह से चाय लोगों की ज़िंदगी में शुमार थी या किस तरह शुमार हुई, इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन हमको याद है कि गांव के तमाम लोग चाय पीना और ख़ास तौर से बच्चों को चाय पीना एक बुरी बात मानते थे। उनको लगता था कि चाय पीने वाले बच्चे सही नहीं, मजबूत नहीं होते, क्योंकि दूध पीना चाहिए। और इस पर बहुत सारी कविताएँ भी आपको याद होंगे, ख़ास तौर से पाकिस्तान के एक मशहूर उर्दू कवि जिसने चाय और छाछ जो उस पर दही पर एक कविता लिखी है, छाछ पर, उस पर कि किस तरह से लस्सी पर, चाय और लस्सी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से लस्सी और चाय के बीच में एक झगड़ा होता है और वो किस तरह से बातें करती हैं। तो इस तरह की कहानियाँ हमारे जीवन में 1820 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी चीनी बीज और चाय की खेती लेकर यहाँ पहुँची थी, तब से ही हमारे उसमें ये हमारी ज़िंदगी में शुमार हो गया था। चाय के वक्त शुरू में काश्तकार खोजे गए थे, क्योंकि इसकी एक ख़ास वजह होती है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये लगभग 25 साल पुराना पौधा है। इस बाग के हिस्से को अगर आप नीचे से भी देखना चाहेंगे तो इसकी उम्र 20 से 25 साल है। और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके लिए काफ़ी मेहनत, और इसको तोड़ने वाले भी ख़ास लोग होते हैं। इसीलिए उन काश्तकारों की खोज की गई। ये दवाई के तौर पर शुरुआत हुई क्योंकि ताजगी देती थी, कई सारी परेशानियों को, आपके सर के दर्द को दूर करती थी, इसीलिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी मांग बढ़ने पर आसाम को ही इसका एक केंद्र बनाया और आसाम के बाद फिर ये इस तरफ चलते रहे।
और एक चूँकि मनीराम हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है, मनीराम बरुआ, जिसको हम पहले हिंदुस्तानी चाय बागान के तौर पर जानते हैं। मनीराम कभी कहते हैं कि उसके पुरखे कन्नौज से आए और वो आसाम में आकर बस गए और बाद में वो लोगों ने इस पर उच्च पद पर पहुँचे और जब राजाओं के पर कतरे तो उसने एक अलग से अपना धंधा शुरू किया और 1839 में मनीराम असम की चाय कंपनी के दीवान बने। वहाँ से कंपनी के साथ उनका झगड़ा हुआ और 1840 में नौकरी छोड़कर जोरहाट में उन्होंने पहला एक चाय बागान लगाया। बाद में वही चाय बागान एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के नाम से रिसर्च बना। ये एक और बड़ा मतलब इस पूरी चाय की कहानियाँ बहुत ही शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत सारे किस्सों में घिरती हैं और ये भी एक बड़ा किस्सा है कि मनीराम को बाद में अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेने के चलते मौत की सज़ा दी। इस पर भी बहुत सारी कहानियाँ बनी कि किस वजह से, क्या वो एक कंपटीटर को हटाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह कंपनी का आधिपत्य इस चाय पर था और इस चाय से जिस तरह की मांग विदेशों में थी यहाँ से, वो एक अलग कहानी थी। उसको लेकर हम लोग अगर यहाँ आसाम की बात करें, नॉर्थ बंगाल में जहाँ इस वक्त की राजनीति पूरी गर्म है, आज गृह मंत्री कई जगह पर रैलियाँ करेंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री कल अपनी रैलियाँ 3 जगह करके जा चुके हैं और फिर उनका अगली रैली इसी नॉर्थ बंगाल के हिस्सों में होगी और यहाँ से आगे राजनीति चलेगी। यहाँ कि पहाड़ की इन सीटों का आलम ये है कि इस समय यहाँ चाय के मज़दूरों की कहानियों को लेकर अब कोई भी बात नहीं करता। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चाय के मज़दूर अब सिर्फ एक कहानियाँ रह गए हैं, जो क्योंकि जो बाकी तमाम समाज का हिस्सा वोटिंग में है वो काफ़ी बड़ा हो गया। हम लोग इस पूरे हिस्से में, चाय के इस पूरे इलाकों में, चाय के बागानों में इन किस्सों की तलाश करें कि किस तरह से, हालांकि कविताओं पर बात करते हुए ये भी कहा जाता है कि एक कवि ने कहा था कि एक अच्छी कविता से लगभग चाय की खुशबू आनी चाहिए, यानी चाय किस तरह से इतिहास उसमें साहित्य में शामिल होती है ये एक अलग कहानी है, लेकिन आपको वो कहानियाँ लगातार सुनाई देती रहेंगी। ऐसा बहुत सारा फिर बाद में चाय हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती चली गई। अगर मैं उस पर कुछ कविताएं जो अलग अलग जगह मैं इसकी मदद लेना चाहूँगा उन कवियों की जिन्होंने इसमें लिखा, उनकी एक कविता शांतिदीप की है कि उससे भी पहले एक बहुत ही खूबसूरत कविता है आग, सभ्यता, चाय और स्त्रियाँ। ये कविता शायद इस पर बताए कि किस तरह से चाय, विमलेश त्रिपाठी की इस कविता में है, सदियों पहले आग के बारे में जब कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब चाय के बारे में भी उनकी जानकारी नहीं थी। स्त्रियां नहीं जानती थी चाय की पत्तियां चुनना और आंसुओं के खामोश घूंट बूंद बूंद पीना भी उन्हें ठीक से मालूम नहीं था उन्हें। फिर कुछ दिन गुजरे और आग की खोज की किसी मनुष्य ने और ऐसे ही सभ्यता के किसी चौराहे पर बहुत कुछ को पीने के साथ उसे चाय पीने की तलब लगी। तब तक आग से स्त्रियों का घनिष्ठ रिश्ता बन गया था और सीख लिया था स्त्रियों ने अपने नरम हाथों से पत्तियां चुनना। तब तक सीख लिया था स्त्रियों ने किवाड़ों की ओट से चाय की सुर्की के साथ बूंद बूंद नमकीन और गरम गरम आंसू चुपचाप पीते जाना। एक और खूबसूरत कविता राधा बल्लभ की है, चाय पीते हुए। कसैला मधुर स्वाद हर चुस्की से नया होता हुआ, हाथ में लिए कप में झलकने लगती चाय के बगीचों की हरियाली दूर दूर तक घाटियों में फैली। आसाम, सिक्किम या दार्जिलिंग में पीठ पर बांस की टोंगे तेज़ी से हाथ चलाती चाय की पत्तियां चुनती हुई किसी स्त्री का आधार श्रम, और जो उसने निरंतर एक एक पत्ती चुनते हुए किया। चाय में तो उसकी तो और भी गंध घुली, मीठी और कसैली, यानी मज़दूरों की जो मेहनत है उसको भी हम अगर कहें तो वो और बेहतर तरीके से उस चाय में उनके आंसुओं को भी हम लोग पीते हैं। हम लोग उन तमाम मुद्दों में आज हज़ारों बार आपने इस तरह के वादे सुने होंगे कि चाय बागानों के मज़दूरों की किस्मत को संवारा जाएगा, लेकिन उनके सहारे नेताओं की किस्मत ज़रूर संवरती रही और ये चुनाव से मुद्दों की तरफ भी गायब हो गया। एक और खूबसूरत सी कविता मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि चाय के बागानों में इससे बेहतर और किया भी क्या जा सकता है। मुझे याद है जब भूपेन हजारिका की एक फूल दो पत्तियाँ, नन्ही नन्ही पत्तियों का जब हम लोग वो गीत सुनते थे, मधुर गीत, तब ये कविताएं हमको याद आती हैं अगर पढ़ते हैं, जिसमें से एक है दूर दूर तक बिछी हरी चादर मखमली या भूरे कैनवस पर ढेर सा फैला हरा रंग, सचमुच हरी तीमा की झील का प्रसार दृष्टि को छू गया। रह छोड़ती कड़ियाँ गीतों की बूंदियों से अनभीगी सी बीनती अढ़ाई पत्तियाँ, बीर बहुटियाँ भरती पेट किल्टों का, पत्तियाँ नन्नों की उंगलियाँ, टहनियाँ नन्नों की पसलियाँ, उमग आती है छाल
देहातियाँ, घर भर की तकलीफ़ें, बोलती हास परिहास में, जहरबाद के फोड़े सा मुंशी, रह मारता चाबुक, जुमलों के हंसी पर लग जाता कर्फ्यू, गुफ्तगू हो जाती गुमसुम, हाथों की गति बढ़ जाती, किल्टों की भूख घट जाती है, सांझ बेला को सूंघकर, माप तोल की कह सुनकर, नमक तेल भाजी गुनगुन, गली गली रेंग चली बीर बहुटियाँ। ये छोटा सा एक एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन चाय के इन पर बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी गई हैं। ये चाय सिर्फ ऐसी ही नहीं है जो आप तक जब आप सुबह खोलते हैं और उसको सिर्फ चाय को डालकर उस थोड़ी सी पत्ती को आप चाय पीकर एक ताज़ा दम महसूस करते हैं। इस चाय का श्रम बहुत लंबा है, इसको लेकर राजनीति बहुत लंबी है। यहाँ वोटों पर इस समय लगता है कि इस इलाके में बीजेपी आएगी। इस पूरे हिस्से में जब हम लोग देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए बीजेपी आगे बढ़ी हुई दिख रही है। यहाँ वैसे भी टीएमसी का बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं है, तो ऐसे में क्या इस बार इन चाय बागान के मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा, ये देखना होगा। हो सकता है फिर कभी इसी तरह कहीं चाय के किसी बागान में कुछ नई कविताओं के उन तमाम कवियों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं फिर कहता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कभी किसी इसी तरह चाय के किसी नए बागान में।